इम्पोर्टेंट चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से, खास करके वनडे एग्जाम के लिए। वर्णमाला। वर्णमाला को जानने के लिए सबसे पहले हमको ध्वनि जानना पड़ेगा कि ध्वनि क्या है। यानी कि जब मनुष्य अपने वागेंद्रियों द्वारा यानी अपने जिह्वा द्वारा कोई चीज व्यक्त करता है, प्रकट करता है, तो वो ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे अ, आ, ई इत्यादि। ये शब्द जब हम कोई भी चीज को या वर्ण को प्रकट करते हैं अपने जिह्वा द्वारा, तो वो ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ध्वनियाँ। ये इसकी परिभाषा है, ध्वनि की परिभाषा। यानी कि जब हम अपने वागेंद्रियों द्वारा यानी जिह्वा द्वारा कोई चीज व्यक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब ध्वनि जान गए आप लोग कि जब कोई मनुष्य अपने जिह्वा द्वारा किसी चीज को व्यक्त करता है, बोलता है, प्रकट करता है, तो वो क्या कहलाता है? ध्वनियाँ कहलाता है। ध्वनि के बाद हमको जानना है वर्ण। वर्ण क्या है? यानी कि जो ध्वनि हम प्रकट करते हैं अपने जिह्वा द्वारा, यानी कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जब मनुष्य अपने वागेंद्रियों द्वारा किसी वर्ण को प्रकट करता है, बोलता है, तो वो ध्वनियाँ कहलाती हैं। और जब उसे हम लिख देते हैं, जैसे मैंने कह दिया र मैंने बोला और इसको लिख दिया, तो इसका लिखित रूप हो गया, यही एक वर्ण हो गया। और अब देख लीजिए वर्णमाला क्या है। यहाँ वर्णमाला की परिभाषा बता देते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी हमारा एक एक वर्ण कैसे व्यवस्थित है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि खास करके समीक्षा अधिकारी जैसे परीक्षाओं में ये प्रश्न घुमा फिरा के, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। वर्णमाला आप जान गए। वर्णमाला की परिभाषा, जो वर्ण होते हैं उन्हीं के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जो उसका व्यवस्थित समूह, अभी बताएंगे कैसे व्यवस्थित होगा वर्णमाला। जो ध्वनि है, ध्वनि क्या है बता दिए। जो हम अपने जिह्वा द्वारा, अपने वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त करते हैं, वो ध्वनि है। ये ध्वनि की परिभाषा। वर्ण क्या है? जो ध्वनि के लिखित रूप को हम जब लिख देते हैं, ध्वनि किसी बस बताया भी र लिख दिया, बोल दिया, कोई वर्ण हम जो बोलते हैं अगर वो लिख दें, तो वो वर्णमाला वर्ण हो गया। अब देखिए, अब हम वर्णमाला का वर्णमाला का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो आप जानते हैं इसे दो भागों में बांट दिया गया है, यानी इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हमको स्वर जानना है। स्वर क्या है? जो हम बोलते हैं, ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, वो सब क्या है? स्वर है। यानी कि जो बिना किसी की सहायता से बोली जाए, किसी के सहारे न बोली जाए। अभी देखिए, यहाँ देखिए, यानी कि जो बिना किसी के सहारे बोला जाए। यहाँ हम स्वर देख लेते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। स्वरों की संख्या कितनी है टोटल? हिंदी वर्णमाला में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो हमको 11 स्वर पे लगाना है। कितने स्वर पे हम लगाएंगे? 11 स्वर पे। देखिए कौन कौन है? अ, आ, ई, उ, री, ऐ, उ, औ। ये 11 स्वर।
11 स्वर यही हमारे हैं। अब आप कहेंगे अंग और अ को क्यों छोड़ दिया गया है? अंग और अ इसलिए छोड़ा गया है कि जब वर्ण आप पढ़ेंगे व्यंजन तो इसमें नीचे आपको बताया जाएगा कि क्यों छोड़ा गया। वैसे देख लीजिए, इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग, अनुस्वार कहते हैं इसको, अनुस्वार, और इसको विसर्ग कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। यानी कि किशोरी दास वाजपेयी एक विद्वान हैं, किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी इसको कहते हैं कि ये न तो स्वर है न तो व्यंजन है, ये न स्वर है न व्यंजन है, बल्कि ये क्या है? अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है कि योग न रहते हुए भी जो साथ जुड़े रहें, यानी ये न स्वर है न व्यंजन है, लेकिन आपको यहाँ जुड़े हुए मिलेंगे। अयोगवाह यानी विस्वर और विसर्ग के रूप, अनुस्वार और विसर्ग के रूप में आपको ये आगे मिलेंगे। तो हम देखिए समझ गए ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। जब हम अपने वागेंद्रियों द्वारा, जीवा द्वारा किसी चीज को व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, तो वो ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अब वर्णमाला जान के, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर, वर्णमाला का वर्गीकरण हमने कर दिया है, यहाँ 2 भाग जाएगा। वर्णमाला, वर्णमाला का वर्गीकरण, वर्णमाला का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। पहले भाग में हमने आपको बता दिया था कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, हमेशा याद कर लीजिए। पूछे आपसे कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या, तब भी 11। हिंदी वर्णमाला में पूछे तब भी 11 पे लगाना है हमें। और आपको अगली क्लास में बता दिए थे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे स्वर हैं, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले को हरस्व कहा जाता है, हरस्व स्वर, हरस्व स्वर, हरस्व स्वर। हरस्व को ही मूल स्वर कहा जाता है, मूल स्वर। हरस्व को ही क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत, प्लुत। ठीक। अब हरस्व या दीर्घ स्वर मूल स्वर क्या है? हरस्व या दीर्घ स्वर हुए हैं जो बोलने में कम समय लेते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है, वो क्या है? हरस्व या मूल स्वर है। यानी ये भी किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 हुए। ठीक, इनकी संख्या 4 मानी। दीर्घ में ये मूल और हरस्व से ही मिलकर बनते हैं और दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देखिए अ मिलकर आ हो जाती है, यानी दीर्घ हो जाती है। ये स्वर ही है, देखिए ये स्वर और ये स्वर मिलके आ हो गया, यानी दीर्घ हो गया। इसी प्रकार ई और ई मिल जाए तो दीर्घ ही हो जाएगा। मूल स्वर ही और मूल स्वर ही मिलके दीर्घ स्वर। अब देखिए मूल स्वरू प्लस मूल स्वरू बराबर दीर्घ, दीर्घ स्वरू। यह है दीर्घ स्वर संधि और यह है मूल स्वर संधि। यानी कि हरस्व स्वर की अपेक्षा इसमें बोलने में 2 गुना समय लगता है। प्लुत में
इन दोनों की अपेक्षा इसमें 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम का उच्चारण करते समय 3 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर, यानी कि हर्ष और मूल स्वरों से ही मिलकर दीर्घ स्वर बनता है। और ये स्वर है स्वतंत्र रूप से बोले वाले